यहाँ सीखेंगे कूलॉम्स लॉ को सेटिस्फाई करना। वर्ड क्या मैंने यूज किया हूँ, सेटिस्फाई करना। एक सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि आपको कोई लॉ दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, उस लॉ को उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल डेट, मान लो आपका क्लास सुबह 8 बजे से है ना, मॉर्निंग में 8 बजे से, तो आप क्या करते हो, 8 बजे क्लास आते हो और मान लो 2 बजे छुट्टी होना है, तो छुट्टी आपका 2 बजे हो जाती है। क्या आपको एक लॉ है जिसमें आप क्या करते हो, 8 बजे क्लास आते हो और 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। समझ आ रहा है? तो ये एक लॉ है जो खुद के द्वारा भी बनाया जा सकता है, या आप किसी दूसरे के बनाए गए वो दूसरे के द्वारा भी बनाया जा सकता है, जिसको आप क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। समझ आ रहा है? जैसे मान लो आप किसी कोचिंग में जाते हो, तो वो कोचिंग वाले के द्वारा बनाया गया लॉ है जिसको आप सेटिस्फाई करते हो। या फिर आप क्या करते हो, अपने घर पे कुछ शेड्यूल बना लेते हो, बोलते हो चलो हम लोग ये लॉ बना लेते हैं, इसके अनुसार कितने बजे फिजिक्स पढ़ना है, इतने बजे केमिस्ट्री, इतने बजे बायो पढ़ना है। क्या करते हो, उस लॉ को आप सेटिस्फाई करते हो। हाँ, किसी को लग रहा है मैं इसको ना सेटिस्फाई करूँ तो क्या इसका असर हो, इसका असर ये होगा वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। अगर मान लो आपका टाइम है 8 बजे कोचिंग है, आप कोचिंग अगर 8 बजे नहीं आते तो फिर वो आपका क्लास जो होगी 8 बजे वो छूट जाएगा। यही सिंपल है और कुछ नहीं। तो उसी तरह से बेसिकली हम लोग यहाँ कूलॉम्स लॉ को सेटिस्फाई करना सीख, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, कूलॉम्स लॉ को सेटिस्फाई करना सीखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक हम लोग थोड़ा सा हिंट्स देते हैं कि लॉ क्या होता है। समझो, लॉ एक्सपेरिमेंट से बनता है। अगर मान लो कोई ऐसा चीज जो दुनिया को पता नहीं है और आप क्या करो, उस पर काफ़ी साल तक एक्सपेरिमेंट किए, हजारों साल, या फिर 1000 साल नहीं बोलूँगा, 50 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी हो, आप एक्सपेरिमेंट किए और उसके मदद से आपको कुछ मिला, जो चीज़ हमारे मानव जाति के लिए बेनिफिटेबल था और जिसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं था। समझ आ रहा है? जैसे मान लो अभी क्या कर रहे हैं डॉक्टर लोग, कोरोना वायरस पे अपना काम कर रहे हैं और उससे चाहते हैं कि मेडिसिन बन जाए, जो भी हो वो जो कि हमारे लिए बेनिफिट हो। इसी तरह से मान लो कि साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, किसी अननोन चीज़ पे जो पता नहीं है दुनिया का, उस पर काफ़ी साल स्टडी करते हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट जो मिलता है उसी चीज़ को हम लोग लॉ के माध्यम से दुनिया में बता देते हैं। देखो, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपका ये हो जाएगा। सेम उसी तरह से कूलॉम साहब ने क्या किया कि चार्ज पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली ये कूलॉम साइंटिस्ट का नाम है और लॉ मतलब वही मैं समझा दिया, कूलॉम साइंटिस्ट का नाम है। तो कूलॉम साहब ने क्या किया कि चार्ज पे कई साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, कई साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको जो मिला करने का मतलब उस चार्ज के बीच में जो हो रहा था वो मिला और जो उसको दिखा, उसने क्या किया, उस चीज़ को अपने लॉ के माध्यम से पूरी दुनिया को समझाया। तो देख बेसिकली है क्या ये उसकी एक्सपेरिमेंट, और उसने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, हम लोग ये सारे बात समझते हैं। देखो, कूलॉम साहब क्या किए, 2 चार्ज पार्टिकल ले लिए। जैसे आप लोग जानते हो चार्ज क्या है, जैसे मान लो 2 चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 ले लिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, कोई दिक्कत, यहाँ रखा था। क्या कि कूलॉम साहब ने 2 चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 ले लिए। उसी तरह से देखो, ये लाइक चार्ज दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। उसी तरह से 2 अनलाइक चार्ज हैं, Q1 और ये Q2। तो जाना उसने क्या किया, 2 लाइक चार्ज लिए और 2 अनलाइक चार्ज। जब इन दोनों चार्ज को क्या किया, जैसे मान लो पहले एक चार्ज रख दिया, पहले क्या किए, एक Q1 चार्ज यहाँ रख दिए थे, तो इस पर देखा गया कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छे से रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब दूसरा चार्ज ला के ये रखा है तो देखा कि ये भी चार्ज इधर भागना चालू हो गया और ये भी चार्ज इधर भागना चालू हो गया। क्या क्या समझ में आ रहा है? पहले से जब एक चार्ज यहाँ रखा था तो कुछ नहीं हो रहा, अच्छे से वो सराउंडिंग में रखा था, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ वैक्यूम की बात करेंगे, एयर की मैं हम लोग बात कर रहे हैं, लिख भी दूंगा वहाँ। तो बेसिकली ये एयर में कहीं एक जगह रखा था, मान लो कि अब एयर में हवा कैसे नहीं कि मतलब ग्राउंड में कहीं रखा था ना, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे अच्छे से रखा था, कोई दिक्कत उसको नहीं था। और क्या हुआ, दूसरे चार्ज जस्ट जैसे कि कुछ दूरी पे रखे
तो पता चला कि जब दोनों को ऐसे रखे वो भी इधर भागना चालू हो गया और ये भी इधर भागना चालू हो गया। चलो आते हैं यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा था और दूसरे चार्ज जब क्या किया, नेगेटिव चार्ज जब यहाँ ला के रखा तो देखा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब आने लगा। समझ आ रहा है? ये क्या देखा कि दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब आने लगा। तो इन दोनों बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन दोनों बातों से क्या हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि ये Q1 और Q2 जो लाइक चार्ज है, आप सेम को तो आप लाइक ही चार्ज बोलोगे ना, तो ये Q1 और Q2 जो लाइक चार्ज है ये एक दूसरे को अपने से दूर भगाता है, अपने से दूर भगाता है। और जो अनलाइक चार्ज है ना एक दूसरे को अपने करीब खींचता है। समझ आ रहा है ना? तो ये दूर भागना करीब खींचना का मतलब क्या हुआ, ये दूर भागना और करीब खींचने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग एक चीज़ पहले से ही जानते थे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ना, ये दूर भागना करीब आने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, समझ आ रहा है ना? तो एक चीज़ न्यूटन्स लॉ से हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये इसमें रीजन क्या है कि ये दूर और करीब भागना। देख न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई चार्ज या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम लोग बोलेंगे ना लगा दें। तो मुझे अच्छी लगा हमने क्या किया, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को कुछ दूरी पे मान लेते, कुछ दूरी पे तो रेस्ट में ही रखना चाहते थे ना, पर क्या पता चल ये रह नहीं रहा ना, मतलब ये मतलब हम लोग एक था तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, जब दूसरे को लाए तो ये भी भागना चालू हो गया इधर और ये भी भागना चालू हो गया। समझ आ रहा है? इसका मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को रेस्ट में रखने का कोशिश किए पर इसने दूर एक दूसरे से भागना चालू हो गया, यहाँ पे हमने रेस्ट में रखने का कोशिश की और ये भी एक दूसरे करीब आना चालू हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ बेसिकली कोई फोर्स इसके बीच में लगा हो, समझ आ रहा है? कोई फोर्स इसके बीच में लगा हो। तो बेसिकली फोर्स क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहा था कि अगर रेस्ट में तो रेस्ट में चलेगा ही कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक क्या करो आपको उसको बाहरी फोर्स ना लगे। इसका मतलब ये मोशन में ऑटोमेटिक आ गया, इसका मतलब इन दोनों पे फोर्स लगना कोई चालू हो गया। समझ आ रहा है ना? पर वो फोर्स क्या था, अनकाउंटेड फोर्स है। समझ आ रहा है? अनकाउंटेड और इनविजिबल, जो फोर्स दिख नहीं रहा था, इन दोनों जो फोर्स यहाँ लग रहा था ना वो दिख रहा था और ना इन दोनों के कांटेक्ट में आने से लगा था। यहाँ भी वही कहानी होगा, सेम दोनों ही, पर यहाँ सिर्फ क्या अंतर था, यहाँ अट्रैक्टिव था और यहाँ रिपल्सिव। समझ आ रहा है? यहाँ दोनों जो फोर्स लगा वो किस तरह से फोर्स काम किया, रिपल्सिव। इसीलिए आप पढ़ते हो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये तो चलो ठीक है, बात समझ में आ गया। पर उसी चीज़ को आप देखिए, तो चलो ठीक है उसका एक्सपेरिमेंटली फैक्ट था, उसने सॉरी कुलम्ब साहब ने देखा और उसको ऐसे कर दिया। पर करते क्या है कि हम लोग इसका मास भी ले लेते हैं ना, मास से हम पूछ सकते हो उतना मास की कितनी जरूरत है, मोबाइल करेंगे उसको डिस्कस करेंगे Q1 Q2 ना। पर ये तो चलो ठीक है, पता चल गया कि ये दोनों क्या होता है, लाइक चार्ज और दूर भागेगा अनलाइक चार्ज। ये कैसे निकला, एक्सपेरिमेंट से निकला। अब दूसरी बात ये है कि अब इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगा, और दूसरी बात ये है कि इस पर जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन क्या होगा ना। समझ आ रहा है ना? और तीसरी बात इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बारे में आगे बात करेंगे, पहले वो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो इन दोनों पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन जो था वो इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन के अलाउ था। फिर से समझो, इस जैसे कि इस पे लगने वाले फोर्स को ऐसे लिखा, ऐसे है लिखने का एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बात डिस्कस करें। इस पर लगने वाले फोर्स को ऐसे रखा लिखा गया और बोला कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन सिंपल इतना ही है, कहा गया कि दोनों आप अगर चार्ज को जोड़ दो ना स्ट्रेट लाइन से या किसी लाइन से, उसी के अलोंग होगा। अगर लाइक हो तो दूर की ओर, अगर अनलाइक हो तो पास की। अगर लाइक हो तो दूर की ओर और अनलाइक हो तो पास की। इसको भी लिखा वही गया 1 2 और इसको भी लिखा वही गया 2। रीड करने का इसका ये तरीका है, फोर्स ऑन चार्ज 1 2 चार्ज
चार्ज Q2 और इसको लिखा ऐसे गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q। समझ में ये रीड करने का तरीका है। इस फोर्स को आप कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इसको फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा, अगर लाइक चार्ज हो तो अलोंग टू द, अगर लाइक चार्ज क्या होगा, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ F12 force, direction of F12 force along to the line joining of Q1 and Q2। वहाँ भी वही होगा ना, क्या होगा, इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 F2 along to the line joining of Q1 Q2। वहाँ भी ये बात आप लिख सकते हैं। ये तो बेसिक बात था, इसमें कुछ उतना बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है। अब तक बात है कि न्यूटन्स लॉ हर जगह अप्लीकेबल होता है। अब देख बेसिकली क्या है कि अगर क्या है Q1 पे किधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन, Q2 पे किधर, इस डायरेक्शन में, क्या दोनों पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है? हाँ है। अब ये तो इतना बात हो, इसके बाद और कुछ दिखा एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसके बाद और उसको कुछ कूलम्ब साहब को दिखा, वो क्या दिखा ये समझ। उसने कहा कि चलो ठीक है, इन दोनों पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन तो अपोजिट जरूर होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। कि मेरा कहना क्या है समझो, जैसे मान लो कि Q1 पे इधर फोर्स लग रहा है, Q2 उधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है F12 वो माइनस ऑफ F21 के बराबर, इसको हम लोग F मानेंगे आगे, समझ आ रहा है ना। क्या होगा, मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्स पे लगने, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ही कारण तो ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्या लग रहा है, इसी के कारण तो लग रहा है। समझ आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर ही लगाता है ये फोर्स, इसीलिए क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। आगे देखो, चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब देख आगे क्या है कि कुछ चीज और यहाँ सेटिस्फाई होगा, समझना उस बात को। देख F12 और F21 का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या ये अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, लग रहा है, क्या इसका नेचर सेम है, हाँ सेम है। ऐसे चीज हम लोग एक जगह और पढ़े थे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, every four equal and opposite there, every action then equal and opposite their reaction, every action then equal and opposite, every action force their equal and opposite reaction। और वहाँ बेसिकली क्या कहा था न्यूटन थर्ड, ये कहता है कि ये मतलब ऑल एक्टिंग फोर्स मतलब और रिएक्टिव फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। मेरा कहना ये है कि F12 और F21 हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वहाँ भी कुछ एक कंडीशन दिया था, कहा था कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, वो दोनों अलग अलग बॉडी में लगना चाहिए और नेचर सेम होना। देखिए यहाँ सब सेटिस्फाई कर रहा है, ये F1 F2 मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का अलग अलग बॉडी में लगना, सेम नेचर है। इसीलिए यहाँ हम लिख सकते ही है F1 2 and F21 exist in pair। So F12 और F21 always exist in pair, always आप लिख सकते हो, always exist in pair, हमेशा ये पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, ये बात ध्यान रखना। इतना तो समझ में आ गया।
चलो ठीक है। अब देखो इसके लिए एक और बात कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक, हाँ ये बात है। अब देखो इन दोनों फोर्स जो बेसिकली ये फोर्स जो लग रहा है वो किसके बीच लग रहा है? चार्ज के बीच। चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज अरेस्ट में। तो बेसिकली अगर जहाँ चार्ज की कहानी हो ना उसके बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो बेसिकली इस फोर्स का नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ आ रहा है? और दूसरी बात समझ में, इस फोर्स का जो नेचर होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है। तो ये जो जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो आपको दिख रहा है इसका नेचर क्या होगा? ऑलवेज कंजर्वेटिव। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव। समझ आ रहा है ना? पहला दूसरा पॉइंट समझो। ES force, electrostatics force is central force, central। एक सेंट्रल फोर्स उसको बोलते हैं जो दो बॉडी को ज्वाइंट करने वाले लाइन की दिशा में लगता है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है क्या, इन दोनों बॉडी जो चार्ज बॉडी है जो है उसको जोड़ने वाले लाइन के ही दिशा में लगता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। इसका लगा सकते हैं सेंट्रल फोर्स। नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव नेचर का है। और ये कैसा होगा? सेंट्रल फोर्स में होगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये पेयर में ही एडजस्ट करेगा। समझ आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ये तो चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये तो एक्सपेरिमेंटली फैक्ट था जो हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फोर्स तो चलो ठीक है मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये तो समझ में आ गया। पर ये अब सवाल आता है कि कितना फोर्स, कितने का लेवल, कितना इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड पर। देखो यहाँ जो हम लोग लिखे थे, जो भी लिखे था आपको दिखाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें जो दो लॉ दिया गया, जैसे कि देखिए इस लॉ में किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। उस कूलम्ब साहब ने देखा कि अगर इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए ना, क्या किया जाए? दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान घट जाता है। अगर उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दिया जाए ना तो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? जो घटता है उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से लिखते हैं। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिखूंगा ना, तो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। मैं बोल देता हूँ आपको, पहला लॉ क्या था? The electrostatics force act between two charge. No, the electrostatics force act between two charge particle is inversely proportional. Inversely proportional में उल्टा, inversely proportional to a square of distance between two charge. समझ में आ रहा है? Force and electro force act between two charge particle is inversely proportional to a square of distance between two charge. ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ है दूसरा लॉ ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड में नोट लगा के ना, समझ आ रहा है ना? तो ये दूसरा था। अगर मैं लिखूँ यहाँ टर्म 1 और 2 तो आपको एक चीज दिखेगा
F is directly proportional to mode of Q1 Q2 by RS. F is the directly proportional to mode of Q1 and Q2 by RS का। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का चेंज अगर आप हटाते हो तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग यहाँ K से लिखेंगे, मोड ऑफ Q1 Q2 by RS। हाँ, अगर आप क्या करोगे यहाँ, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह जब हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ के आएगा और इस के को बोला जाता है कूलम्ब कांस्टेंट। इसके क्या हम लोग नाम दें, कूलम्ब कांस्टेंट। आपका यही उसका मैग्नीट्यूड है। आप बेसिकली देखें अगर दो चार्ज पार्टिकल को उस दूरी पर रखा हो तो उसकी उस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, समझ आ रहा है ना, और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर कितना, इतना। यहाँ हम लोग के बारे में बात करेंगे। ये के Q1 क्या है, चार्ज Q1 और Q2 क्या है, ये भी दूसरा चार्ज है, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज का अब क्या है, तो जितने फोर्स यहाँ लग रहा है इतना लिख लो आप। देख लो, अभी हम लोग तुरंत जस्ट पहले कुछ फार्मूला सीखे, K इक्वल टू Q1 Q2 बाय RS। इसमें आप Q1 Q2 जानते हो चार्ज है, R भी जानते हो डिस्टेंस है, F भी जानते हो क्या है, फोर्स है, K क्या है, K इज द कूलम्ब कांस्टेंट। पर मुझे K इज द कूलम्ब कांस्टेंट तो है, लेकिन उसका आप इंट्रो नहीं जानते, तो हम लोग अब सीखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ के। हम लोग अभी के बारे में सीखेंगे, के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ के। इंट्रोडक्शन ऑफ के का मतलब ही होता है उसका यूनिट जानना और उसका डायमेंशन जानना, और तीसरी बात उसका वैल्यू। तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ हम लोग तीन चीज जानेंगे, पहला यूनिट, दूसरा डायमेंशन और तीसरा वैल्यू। तीसरा क्या, वैल्यू। मतलब उस इंट्रोडक्शन का मतलब उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वैल्यू। तो बेसिकली अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ R डिस्टेंस है, F फोर्स है, और ये क्या है, चार्ज है। तो देख हम लोग फ्रॉम इक्वेशन से लिखते यूनिट ऑफ के लिए, यूनिट ऑफ के। देख F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय RS। ये F क्या है, फोर्स है, सिंपल इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। के हमको निकालना है, ये क्या है, चार्ज है, इसका यूनिट क्या, कूलम्ब, कूलम्ब को सीधे लिखते हैं। ये क्या है, लेंथ है, इसको इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, तो फिर मीटर का है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ के की यूनिट की बात करूँ, के की यूनिट की बात करूँ तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये क्या है, यूनिट ऑफ के। ये क्या है, मैं ऐसे लिखूंगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इक्वल टू यूनिट ऑफ के क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। मैं बताऊँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बोर्ड से लेकर हर एग्जाम में, नीट वाले एग्जाम तक ये आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट अगर पता नहीं तो काफ़ी जगह आपको मतलब दिक्कत हो सकता है। ये था इसका यूनिट। दूसरी बात देख लो, हम लोग डायमेंशन ऑफ के की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के का मतलब क्या, डायमेंशन तो आप लोग जानते ही हो, हम लोग ये भी यहीं से निकाल सकते। अगर आपको किसी का यूनिट पता है तो उसके अंदर से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे देखो, आप ये जानते हैं यूनिट है इसका, इसमें ये m क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन उसके जगह रख दो, m L × (-2). ये क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन उसके जगह रख दो। ये क्या है, कूलम्ब, कूलम्ब क्या होता है, Q इक्वल टू
आई टी। तो बेसिकली ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ए टी किसका डायमेंशन होगा, क्यू का, उसका स्क्वायर करके। अब आगे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एम एल क्यू टी पे पावर माइनस 4 ए पे पावर -2। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ के है, कुछ नहीं, डायमेंशन ऑफ के है। ये क्या है, ये डायमेंशन ऑफ के है ना। अब हम लोग इसकी वैल्यू पे बात कर लेते हैं। ये याद करने वाला है, इसमें हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर। ये होता है के का वैल्यू, आप याद कर लो अच्छे से, यही बेनिफिट है। क्या होगा, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसी के बराबर ये होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, मैं उसके बारे में नहीं पता, पर मीटी ऑफ फ्री स्पेस जो है यहाँ इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक ऑफ। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जहाँ एयर, डाइलेक्ट्रिक ऑफ फ्री स्पेस ना एयर, कुछ भी हो सकता है ना। तो देख यहाँ एक नया चीज़ आपको और एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, समझ आ रहा है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। आप उतना प्रिंट कर लो जितना बोर्ड पे लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ के में। अब देखो जानते हैं क्या दूसरा, हम लोग को तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी एक न्यू चीज़ मिला ना, कांस्टेंट वो भी है पर न्यू चीज़ है जिस पर हम लोग बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्सिलॉन। यहाँ भी 3 चीज़ बात हम लोग करेंगे, यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू। यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू आपको इससे पहले लिखा है। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूँ तो देख इतना नहीं करेंगे आप, यूनिट ऑफ के क्या लिखे, यूनिट ऑफ के क्या था, यहाँ शायद आपको लिखा था यूनिट ऑफ के, यहाँ शायद आपको यूनिट ऑफ के लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ के था, यूनिट ऑफ के। आपका यूनिट ऑफ के इतना लिखा है। तो क्या करोगे, देख यहाँ क्या इसका रिवर्स है, ये है ना। देख अगर के ये है तो इसका रिवर्स एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका रिवर्स कर दो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो m-1 l पे पावर -3 t पे पावर 4 a पे पावर स्क्वायर। रिवर्स है तो रिवर्स हम लोग करेंगे, पर वैल्यू में मत इसका रिवर्स कर देंगे, क्योंकि वैल्यू में ये भी छुपा है और ये सब डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए वैल्यू अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल तो वो होगा आपका 8.85 × 10⁻12 यूनिट में हम लोग लिखेंगे कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। ये होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इसका एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 साल छोड़ के ये यूनिट डायमेंशन पेन से आता ही आता है।
अब देखो ये तो कूलम्ब्स लॉ का बेसिक चीज़ था जिसमें हम लोग के का इंट्रोडक्शन समझ गए, Q1 Q2 चार्ज है, F फोर्स है, R डिस्टेंस है ना। अब हम लोग कुछ बातें यहाँ और समझेंगे, जैसे कि हम लोग अब और न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से अब समझेंगे। जैसे देखो आप जानते हो अगर Q1 Q2 दो चार्ज अगर कितने दूर पे रखा है, R दूर पर अगर रखा हो, इस पर लगने वाले फोर्स का मान जो भी हो वो इतना है, Q1 Q2 बाय RH। अगर मान लो दो चार्ज Q1 Q2 अगर R दूरी पे रखा है तो उस पर लगने वाले फोर्स का मान इतना होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हम लोग इसको हमेशा देखेंगे इन कूलम, इसको हमेशा रखेंगे इन मीटर, और इसको भी हमेशा रखेंगे इन कूलम। तो ये मिलेगा आपको इन न्यूटन, इन न्यूटन समझ आ रहा है, ये न्यूटन से बेसिकली ये ऐसा यूनिट है किसी फोर्स का, या एमकेएस सिस्टम में बोल यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एमकेएस सिस्टम से ऐसा यूनिट, और ये चार्ज का यूनिट कहाँ है, इन ऐसा यूनिट। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यू आपको करना, जब तक आपका एग्जामिनर ये ना कहे कि आप सीजीएस या फिर अदर सिस्टम में निकालें, तब तक आप क्या करोगे, आप फोर्स या फिर कोई चीज़ का वैल्यू इस यूनिट में रखोगे, ऐसा यूनिट में, ऐसा में मीटर का लेंथ का मीटर होता है, चार्ज का कूलम होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और के का क्या होता है हम भी निकाल चुके हैं। पर अगर मैं इस फार्मूला को अच्छे से लिख दूँ, आपको सिर्फ इजीली तरीका से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय RH। ये भी आप क्या करो, ये तो हमेशा यहाँ रहेगा ही, और Q1 Q2 का मान रखो और R² की जो डिस्टेंस है वो लिखो, आपका आंसर आएगा। एक चीज़ और समझ लो, अगर मान लो बेसिकली आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल अगर आप करोगे तो चार्ज अक्सर दिया जाता है माइक्रो कूलम में। तो अगर आप एक माइक्रो कूलम की बात करो तो वो होता है 10⁻⁶ कूलम। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करो तो वो होगा आपका 10⁻² मीटर। ये दोनों बात याद रखना। अगर मान लो आपका क्या अगर कोई चार्ज माइक्रो कूलम में दिया, आप क्या करना, उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर किस में दिया हो, अगर सेंटीमीटर में दिया हो ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करो। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी बेस पे। देखो दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 = 500 माइक्रो कूलम पर 50 माइक्रो कूलम, Q2 = 100 माइक्रो कूलम, और ये डिस्टेंस जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर है। और पूछा फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट बिटवीन Q1 एंड Q2। समझ रहा है आपका ये पूछा। अगर यही अगर पूछते एंड नेचर आपसे ये कुछ नेचर भी निकालना, तो नेचर तो आपको दिखने से ही पता चल रहा है। इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, रिपल्सिव, तो नेचर भी तो रिपल्सिव हो जाएगा। लेकिन पूछे फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट बिटवीन Q1 एंड Q2, तो आप कैसे करोगे इसको? देखो आप जानते हो, लिखोगे V0 है, V0 है, F = 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान कितना। बेसिकली इसको क्या कन्वर्ट करोगे, कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 50 × 10⁻⁶ कितना होगा, जो भी हो उन बाद में देखेंगे। इसको क्या करोगे 100 × 10⁻⁶, इसको क्या करोगे 5 × 10⁻² मीटर। ये कन्वर्ट आपको करने के लिए आना चाहिए। यहाँ कितना होगा 50 × 10⁻⁶, इस पर क्या होगा 100 × 10⁻⁶, नीचे क्या होगा 5 × 10⁻² का स्क्वायर।
देखो 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6, यहाँ 2 होगा कम और यहाँ 1 होगा कम ना। तो बेसिकली मैं बोलूँ कि ये 9 और ये भी 9, तो बेसिकली ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। कैसे? क्योंकि यहाँ पावर 9 है, एक पावर ये बढ़ाएगा तो कितना होगा 10, ये 2 पावर बढ़ाएगा 12, माइनस 6 माइनस 6 12। अब आगे हम देखते क्या होता है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 45, नीचे देख लो 50, 10 टू पावर माइनस 4, इसको ऊपर लेके चलेगा 9, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 1 इंटू 4 8, देख लो आपका ना, इंटू 10 टू पावर 4। समझ में आना? अगर मान लो क्या हो, अगर 2 चार्ज पार्टिकल इतने का हो, मतलब 50 माइक्रोकूलम और 100 माइक्रोकूलम, उसके बीच दूरी 5 सेंटीमीटर हो, तो उसके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान इतना होता है। मैं कैलकुलेशन पर चेक कर देता हूँ, 25 9 ठीक है, 5 ये 0 जाएगा तो 4 0 8 5 सही है ना। हेडिंग दे दो, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू चार्जेस पार्टिकल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कितने 2 चार्जेस पार्टिकल। बेसिकली अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल दे दिया है ना, बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल दे दिया है, देखो उसके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 चार्ज पार्टिकल, उसमें हम लोग एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं, जैसे अभी हम लोग लिखे थे ना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, मान लो 3 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ रखा है और 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ रखा है ना। यहाँ ये कर दो आप 25 और इसके बीच की दूरी इतने सेंटीमीटर थी। तो आपसे पूछे फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन 25 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 50 माइक्रोकूलम चार्ज। तो पहले इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? कूलम में। कूलम में कैसे कन्वर्ट करो? कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम हो गया। 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। आपको अगर माइक्रोकूलम में कोई चार्ज दिया और कूलम में कन्वर्ट करो, क्या करोगे? 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये डिस्टेंस है, इसको क्या करोगे? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पर ईजी है, आप तो ऐसे सब आप कर सकते हैं इजीली तरीका से, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। क्या होगा फार्मूला? के Q1 Q2 बाय RS। के का मान कितना? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 का मान कितना? देखो 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। Q2 का मान कितना? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। नीचे कितना? R, मतलब कहने वाला 5 इंटू 10 टू पावर का स्क्वायर। तो देख बेसिकली यहाँ हम लोग एक बार पहले पावर को काम कर लेते, दूसरी बार और करेंगे। F इक्वल टू 9 इंटू 25 इंटू कितना 5, इस पर कितना पावर है? 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6। बेस समान पावर जुट जाता है, तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10 टू पावर माइनस 12। देख बेस समान हो तो पावर जुट सकता है। नीचे हम लोग क्या करेंगे? 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 स्क्वायर कर लो, ये 25 ये 25 कैंसिल हो गया, 9 25 45 25। अब देख 10 टू पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 10 पर 30
10⁻13 माइनस 10/12 तो बचेगा कितना 10 यानी यहाँ पे इतना समझ आ रहा है ना। तो अगर मान लो कुछ कोई दो चार्ज पार्टिकल अगर कितने कितने का 5 माइक्रोकूलम और 25 माइक्रोकूलम तो अगर 5 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा तो उसमें लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान 450 न्यूटन होगा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू चार्ज पार्टिकल। इसमें पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा समझ अच्छे से स्टार्ट लगा। दूसरा हेडिंग ये होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इंक्रीज। आपको अगर दे दिया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इंक्रीज, समझ आ रहा है। जैसे देखो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे उसको। मान लो कि एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ, ये Q1 है और ये Q2 है ना। इनके बीच की दूरी अभी R है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, इक्वल टू K Q1 Q2/R। देखो अगर Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, उसके बीच की दूरी R है, तो इस समय फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2/R। ठीक है। करते क्या है कि इनके बीच की दूरी x% इंक्रीज करते हैं। x% डिस्टेंस increases, x% distance increases between Q1 and Q2। अब हमने x% डिस्टेंस इंक्रीज कर, जिसका मतलब है ऐसे समय का आपके पास अभी 50 रुपया और आपका x% रुपया इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 50 + 50 का x% लिखोगे, इसका मतलब 100 लिखोगे। वही हम लोग किया है। अगर मान लो x% डिस्टेंस इंक्रीजेज बिटवीन Q1 Q2, पहले कितना था, R था, तो अब न्यू जो डिस्टेंस होगा R न्यू, वो कितना होगा, R + R इंटू x%, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, R इंटू 1 + x/100। कैसे किया, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 ना, तो बेसिकली R दोनों में से कॉमन आ जाएगा और x/100। ये अब न्यू डिस्टेंस जो दोनों चार्ज पार्टिकल का बीच होगा वो ये होगा, ये नहीं अपडेट है। x% जो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब ये न्यू डिस्टेंस क्या है, R न्यू, R में R न्यू एंड को न्यू यहाँ होगा ना। न्यू डिस्टेंस अब कितने दोनों के बीच के, इतनी। तो अब न्यू फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाय, सिर्फ हमने चार्ज में कुछ चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ कहाँ क्या चेंजिंग की है, डिस्टेंस को इंक्रीज किया है x%। तो बेसिकली इसका स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस x/100। अब देख K Q1 Q2/R² का मान कितना है, यहाँ F, तो आप ऐसे कर लिख सकते हैं F/1 + x/100। या फाइनली मैं अगर रिजल्ट लिखूँ उधर, तो ये F जो न्यू होता है क्या होता है, F/1 + x/100। देखो फिर से मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज। तो डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पर चार्ज पे कुछ काम है, चार्ज वैसे के वैसे रहेगा। तो डिस्टेंस पहले क्या मालूम है, Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच पहले डिस्टेंस कितना है, R। तो उस पर लगने वाले फोर्स कितना हो, K Q1 Q2/R²। हमने क्या किया, x% डिस्टेंस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का इंक्रीज कर दिया। तो अब न्यू डिस्टेंस क्या होगा, R + R का x%। समझ आ रहा है। अब क्या किए, तो उस समय हम लोग क्या किए, उस चीज़ को लिख लिए। तो अब मतलब कितने फोर्स होगा, तो क्या होगा, K R Q1 Q2/R²। समझ आ रहा है, क्योंकि अभी तो डिस्टेंस ये है ना, तो इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, वही स्क्वायर किया हूँ। अब देख K Q1 Q2
V2/R स्क्वायर। तो यहाँ क्या यहाँ दिया है वो वैल्यू, हमने क्या वो वैल्यू यहाँ रख ली और फाइनली आंसर ये है। आप समझिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत ना, आप इसको समझो। बेसिकली आपको पहले कोई दिया होगा दो चार्ज पार्टिकल है जिसके बीच में लगने वाले फोर्स 50 न्यूटन, अगर उसके बीच की डिस्टेंस 50% बढ़ा दिया जाए तो अब न्यू फोर्स कितना होगा। तो यहाँ 50 ले लोगे, x की जगह 50 ले लोगे, ये कितना होगा 100 न्यूटन था, तो 100 न्यूटन ले लोगे और इसको कैलकुलेशन करके आएगा जो आंसर वही आपका फाइनल आंसर है। लिख लो आप, इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझना है। क्वेश्चन है आपका 210 न्यूटन फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 210 न्यूटन फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेज पार्टिकल। समझ आ रहा है? चार्जेज पार्टिकल। Then find new force. Then find a new force. If distance between two charged particle is increased by 20%. फिर समझ 210 Newton force act between two charged particle. Then find new force if distance between two charged particle is increased by 20%. देख आपको फार्मूला मैं इसीलिए नहीं बताया, एफ न्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा। हम लोग पहला फोर्स कितना, पहले मतलब दो चार्ज पार्टिकल तो उसके बीच में फोर्स कितना लगा 210 न्यूटन। तो कुछ मत करो, ये फार्मूला से फार्मूला से हम लोग लिख रहे हैं एफ इज इक्वल टू यही। तो हम लोग क्यों लिखे बार एफ कितना है, पहले ये कौन सा फोर्स है, पुराने फोर्स जब वो शुरू में लग रहा था, तो कितना है यहाँ 210 न्यूटन बाय कितना हुआ, कितने परसेंट हम लोग उसका फोर्स चेंज किए, कसर डिस्टेंस चेंज किए x%, यहाँ x% किए तो ये आया था, यहाँ कितने उसको कर दिए 20%। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीजेज बाय 20%। तो 20 बाय 100 का स्क्वायर, तो ये जुड़ गया, ये जीरो ये 5, तो बेसिकली 210 बाय 1 + 1/5 का स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए 6/5 मतलब 25, 25 × 210 बाय 36 ना, ये 36 कितना होगा 36 36 56 30 36 18 56 30 सर रुक जाओ, मैं फिर से कर देता हूँ 36 18 56 30 का 0 36 18 लिखा, ठीक है, ये होगा 125 न्यूटन। समझ आ रहा है? अब इससे एक बात और हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी यही समझे थे, देख अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए ना, तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिक्रीज कर जाता है। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंटली फैक्ट में भी समझे थे और यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझ गए। तो आपका एक नोट्स यहाँ ये बनता है, डिस्टेंस बिटवीन, मैं बोल देता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इंक्रीज, देन द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डिक्रीज। अगर क्या करेगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करते हो तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान डिक्रीज कर जाता है, हट जाता है।